बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर ए.क्यू. खान अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री 10th क्लास के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4। आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc से क्या मुराद है और इसके यूनिट्स क्या होते हैं और इसे किसी रिएक्शन के लिए किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है मैंने यहाँ पर, जिसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं कैपिटल A कैपिटल B और वो दो प्रोडक्ट्स कैपिटल C और कैपिटल D उनमें कन्वर्ट हो रहे हैं। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c या स्मॉल d यहाँ पर क्या हैं, ये इस रिएक्शन के अंदर कोएफिशिएंट्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, जो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो लगाए जाते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। Kc क्या है? Kc बुनियादी तौर पर रेशो है। किसकी रेशो है? ये प्रोडक्ट की मोलर कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसेंट्रेशन की प्रोडक्ट, ये इन दोनों की बुनियादी तौर पर रेशो है। यहां पर याद रखिएगा हमने वर्ड प्रोडक्ट दो डिफरेंट वेज में यूज किया है। एक प्रोडक्ट का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी रिएक्शन के दौरान बनने वाली चीजें वो प्रोडक्ट होती हैं, और एक प्रोडक्ट का मतलब होता है हासिल ज़रब, मल्टीप्लाई होकर हासिल होने वाली चीज, तो उसे भी हम लोग जो है वो प्रोडक्ट कहते हैं, हासिल ज़रब को। तो यहाँ Kc जब आप अपनी किताब में उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसे डिफाइन किया होगा Kc इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ, जब जो चीजें डिवाइड होंगी तो उसे क्या कहेंगे? रेशो। इट इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि किसी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, आप पहले प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखें, रिएक्टेंट्स को नीचे लिखें उनकी मोलर कंसेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, और फिर जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें उन मुतल्लिका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का एक्सपोनेंट बना दें। इस तरह आपके पास ये क्या हासिल हो जाएगा? Kc। Kc लिखते वक्त एक कन्वेंशन है, रिवायत है बुनियादी तौर पर कि प्रोडक्ट ऊपर रखी जाती हैं और रिएक्टेंट नीचे। तो केमिस्ट्री के अंदर ये कन्वेंशन या रिवायत है, आप समझ लें ट्रेडिशन है कि Kc को लिखने के लिए प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो ऊपर लिखी जाती हैं और नीचे जो है वो क्या किया जाता है, वो रिएक्टेंट्स उनकी मोलर कंसेंट्रेशन वगैरह लिखी जाती हैं, जस्ट फॉर कन्वेंशनल रीजंस। और ये याद रखने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि Kc जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, किसी भी रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी खास टेम्परेचर पर Kc की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसीलिए तो इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये एक तो इक्विलिब्रियम पे आती है वैल्यू और दूसरा ये कांस्टेंट होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। Kc अमूमन किसी चीज़ को छेड़ने से चेंज नहीं होता, ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ना और चीज़ों को। हाँ, Kc याद रखिएगा हमेशा एक चीज़ को तब्दील करने से लाजमी तब्दील होता है और वो है टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे किसी रिएक्शन के लिए तो डिफरेंट टेम्परेचर पे उसकी जो Kc की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। इस पे इंशाल्लाह हम आगे चलकर बहस करेंगे। जब हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा तो एक स्पेशल लेक्चर एक आध हम उस पर ज़रूर बनाएंगे, जो इस चैप्टर के अंदर जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को जो है वो थोड़ा सा तंग कर सकती हैं और ज़रा जिनको डिस्कस करना आउट ऑफ कोर्स है। ये चीज़ें ज़रूर एक्सप्लेन हुई है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्सप्लेन है, नॉट एट 10th लेवल। लेकिन इसके लिए हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम हर चैप्टर के बाद एक दो स्पेशल लेक्चर्स बनाया करें, जिनके अंदर जो है वो हम ब्रेन टीजर्स को डिस्कस किया करें उन चैप्टर के। तो इंशाल्लाह उसके लिए आप आगे देखिए, आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि इसकी वजह क्या है। फिलहाल वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हम किसी रिएक्शन के लिए Kc लिखते कैसे हैं? किसी रिएक्शन के लिए Kc लिखने के लिए
हमारे पास फर्ज कीजिए ये एक रिएक्शन है जिसमें PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हमारे पास एक रिएक्शन है, हमने उसके लिए Kc लिखना है। अब किस तरह से लिखेंगे? अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए और कोई इक्वेशन दे दी जाए, इस तरह कोई रिएक्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि उसके लिए Kc एक्सप्रेशन ड्राइव करें, तो आपने वो एक्सप्रेशन किस तरह ड्राइव करना है? सबसे पहले आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है। प्रोडक्ट आपने लेनी है मोलर कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट की, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा PCl3 और Cl2 की मोलर कंसंट्रेशन के या एक्टिव मास के प्रोडक्ट के। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदला, कांस्टेंट लगाया KF रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसी तरह बाकी हमने लिख दिया। अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें PCl3 इसमें कन्वर्ट होने की, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। PCl5 की एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। उसी तरह हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में बदला और हमने रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन KR लगाया, और बाकी उसी तरह इस तरह हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई 1 और 2। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की है और ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो एट इक्विलिब्रियम ये दोनों इक्वल होंगे। अब हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके लिए इक्वल था इसके KF इंटू PCl3 इंटू Cl2, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन था इक्वल किसके? इसके रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन KR इंटू PCl5, KR इंटू PCl5। KR इधर ला के डिवाइड कर दिया, KF ओवर KR बन गया, ये इक्वल हो गया PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ओवर PCl3 एंड Cl2। हम जानते हैं कि KF ओवर KR इनकी जो रेशो होती है इसको हम Kc भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc भी कहलाता है। तो यहाँ से Kc हमारे पास बराबर हो जाएगा PCl5 ओवर PCl3Cl2। तो ये तरीका है हमारे पास किसी भी रिएक्शन के लिए Kc निकालने का। याद रखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई कोएफिशिएंट्स होते यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है और यहाँ एक एक मोल है सबका, इसका भी एक मोल है, इसका भी एक मोल और इसका भी एक मोल है। तो अगर होते, वो आगे मिसाल में आपको बताता हूँ, तो फिर हम उन्हें पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट्स बना देते उनके मुतल्लिका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के। तो इस तरह आपने किसी भी रिएक्शन के लिए क्या लिखना है? Kc का एक्सप्रेशन। अब आगे चलते हैं, हमारी आगे बहस का हिस्सा है यूनिट्स ऑफ Kc। Kc के यूनिट्स क्या होते हैं? अक्सर औकात ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और थोड़ा सा ट्रिकी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ Kc। याद रखिए, Kc के जो यूनिट्स होते हैं दे वैरी फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन। किसी रिएक्शन में Kc के यूनिट्स होते हैं, किसी रिएक्शन में Kc के यूनिट्स नहीं होते, और तमाम रिएक्शन में Kc के यूनिट एक जैसे भी नहीं होते। दो केसेस हैं, उन दोनों केसेस की वजाहत मैं आपके सामने करता हूं एक एक मिसाल से। केस 1, यहां आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिल रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रहे हैं HI हाइड्रोजन आयोडाइड में। सो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर HI बना रहे हैं। उन्होंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसको बैलेंस कर दिया 2 लगा के, ये बैलेंस किया हुआ है ताकि दोनों तरफ H और I इनके जो है वो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएं। अब ये जो Kc है, इस रिएक्शन के लिए जब हम Kc लिखेंगे इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट HI रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 एंड I2 रिएक्टेंट्स के। अब HI इसकी कंसंट्रेशन जो भी हो, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट्स, तो यूनिट तो उसकी कंसंट्रेशन का क्या होगा? मोल पर DM क्यूब, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में इस चैप्टर के कंसंट्रेशन या एक्टिव मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मोल पर DM क्यूब। तो HI की कंसंट्रेशन का यूनिट होगा मोल पर DM क्यूब। ये स्क्वायर हमने रिलेशन से लगा दिया, क्योंकि रिलेशन में एक्सप्रेशन में था तो वहाँ से हमने ये लगा दिया। इसी तरह H2 की कंसंट्रेशन मोल पर DM क्यूब उसका यूनिट, I2 की कंसंट्रेशन मोल पर DM क्यूब उसका यूनिट। अब इसको अगर आप गौर से देखें इस एक्सप्रेशन को, तो इसमें आप देख सकते हैं मोल पर DM क्यूब स्क्वायर है, नीचे भी मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM क्यूब, यानी कि नीचे भी 2 मोल पर DM क्यूब है, ऊपर भी 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में।
जब ये 2 मोल पर डीएम क्यूब जो ऊपर है नीचे वाले 2 मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल हो जाएंगे, देयर विल बी नो यूनिट्स ऑफ केसी। मतलब ये हुआ सादा अल्फाज में केसी के यूनिट्स कब नहीं होंगे, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो केसी के यूनिट्स नहीं होंगे। ऑब्वियसली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, देयर विल बी नो यूनिट्स। तो जिस तरह यहाँ 1 मोल था H2 का, I2 का भी 1 मोल, तो रिएक्टेंट के टोटल मोल कितने हो गए 2। HI प्रोडक्ट है, इसके भी 2 मोल हैं, तो वो 2 मोल और ये 2 मोल कैंसिल ही होने थे और यूनिट्स नहीं रहने थे कोई। तो इस तरह केसी के यूनिट नहीं होते। केसी के यूनिट होते भी हैं केस 2, तब जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल ना हो। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स इक्वल ना हो तो फिर केसी के कोई ना कोई यूनिट्स होते हैं। जैसे मिसाल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर अमोनिया बनाते हैं। N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन और NH3 अमोनिया, हैबर्स मेथड मशहूर। तो ये इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। अगेन ये 3 और ये 2 इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जब बैलेंस किए जाते हैं तो फिर ये 3 लगाने का मकसद ये है, ये हाइड्रोजन 6 हो गए हैं तो 2 3 6, यहाँ पर भी 6 हो गए, ये नाइट्रोजन 2 तो ये N2 ये भी 2 हैं। ये बैलेंस करने के लिए बुनियादी तौर पर लगाया जाता है और ये पिछली क्लासेस में 6ठी 7वीं 8वीं में आप इक्वेशन को बैलेंस करना गालिबन सीख चुके हैं। अच्छा जी, इसके लिए हम दोबारा केसी लिखते हैं। केसी बराबर होगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ये हमने प्रोडक्ट लिया अमोनिया, उसकी मोलर कंसेंट्रेशन कोएफिशिएंट को हमने एक्सपोनेंट बना दिया, पावर बना दिया। इसी तरह N2 रिएक्टेंट और ये H2 भी रिएक्टेंट और ये जो 3 था कोएफिशिएंट उसको भी हमने यहाँ क्या बना दिया, एक्सपोनेंट। अब एक्टिव मास का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर। नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन का यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब, हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन का यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब, और ये क्यूब हमने लगा दिया एक्सप्रेशन में से, केसी में से, ये केसी की एक्सप्रेशन में से था। अब आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर मोल पर डीएम क्यूब ट्वाइस, यानी कि ऊपर 2 मोल पर डीएम क्यूब हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, मोल पर डीएम क्यूब को 2 दफ़ा। नीचे आप देखें तो 4 दफ़ा है। मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब है, यानी कि 3 दफ़ा ये, 1 2 3, और 1 दफ़ा ये मोल पर डीएम क्यूब, यानी नीचे बने 4 मोल पर डीएम क्यूब और ऊपर 2 मोल्स पर डीएम क्यूब। अब होगा क्या, ऑब्वियसली 2 मोल्स पर डीएम क्यूब 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और आपके क्या बच जाएगा, 1 ऊपर 1 बचेगा, 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि 2 मोल पर डीएम क्यूब नीचे बच जाएंगे, वो हमने लिख दिए। मोल इंटू मोल को मोल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और डीएम -3 डीएम -3 डीएम -6 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और अगर हम इन वैल्यूज़ को, ये मोल स्क्वायर और डीएम -6, अगर हम इनको ऊपर लेके जाएंगे तो मोल -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो -6 है ये ऊपर आगे क्या हो जाएगा, DM+6। इस तरह इस रिएक्शन के लिए, अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए जो केसी के यूनिट हैं वो क्या हैं, मोल -2 DM+6। तो आपने वाज़े तौर पर देखा कि केसी के कभी तो यूनिट नहीं हैं और कभी यूनिट्स हैं। क्यों? इसीलिए कि यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर थे तो वो कैंसिल हो गए, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं थे, इसलिए कोई ना कोई यूनिट्स होने थे। कॉमन सेंस की बात है। अब यहाँ देखिए, आखिरी बात आज के लेक्चर की, कि अगर आप मोल्स गिने, ये 1 मोल नाइट्रोजन का है, 3 मोल हाइड्रोजन के हैं, तो रिएक्टेंट के टोटल मोल कितने हुए, 4। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2। सो केसी क्या है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, 2 मोल्स ऊपर 4 मोल्स नीचे। तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे 2 मोल बचने ही थे, क्योंकि ऊपर 2 हैं तो नीचे 4 हैं। 2 से कैंसिल होंगे तो नीचे 2 बच जाएंगे, और वही 2 जो बचे हुए हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद भी आया होगा और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स को अंडरस्टैंड करने में मदद भी मिली होगी।
अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।